हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी अपवर्तनांक से संबंधित सवाल। किससे? अपवर्तनांक। इस पर क्या होता है, सवाल आता है। बोर्ड एग्जाम में क्या आते हैं? सवाल आते हैं अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए, यानी कि जल का अपवर्तनांक, या जल के सापेक्ष द्रव वायु का अपवर्तनांक, या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, जो हम इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट सवाल को, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं 10 और 12 दोनों के लिए। 10 में भी पूछा जाता है और 12 में भी पूछा जाता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिख रही है, क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो इसमें एक दिया गया क्या, वायु यानी कि विरल माध्यम में 135 अंश। क्या है, एक चित्र बना है इस प्रकार से, ये ऐसे आ रही प्रकाश, उसके बाद यहीं से निकल जा रही है। तो इसके बीच इतने में जो बन रहा है 135 अंश का कोण बन रहा है। कितने का? 135 अंश का। और ये बन रहा है 120 अंश का। ये 120 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हमें क्या निकालना है, जल द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो ये हमारा जो नीचे है ये क्या है, यहाँ पे ये जल भरे हैं, इसमें क्या है, जल है। ये क्या है, ये जल है यानी द्रव है। और ये क्या है, वायु है। और किसके सापेक्ष निकालना है, द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, आप आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आई से। आपतन कोण कहाँ बनता है, आपतन कोण बनता है यहाँ पर, यानी कि अभिलंब के बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण यानी कि आई, ये क्या है, यहाँ पे बनेगा आई, और यहाँ पे आकर के जाएगा आगे आर। तो आपतन कोण पे डाल आपतन कोण के बीच, आपतन कोण के साथ बने कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो क्या करेंगे, 135 में से 90 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 45 अंश। और आर का क्या है, आर यानी कि इस तरफ का कोण क्या बन रहा है, 120 अंश का। 120 अंश में से 90 माइनस करेंगे तो आएगा 30 अंश। 30 अंश आ गया। अब यहीं से लगेगा क्या, अब आगे लग जाएगा द्रव का अपवर्तनांक। द्रव का अपवर्तनांक यानी कि एयर अपवर्तनांक लिक्विड, यानी कि द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि द्रव के सापेक्ष निकालेंगे तो द्रव के द्रव का अपवर्तनांक कह रहा है क्वेश्चन में। द्रव का अपवर्तनांक, क्वेश्चन में कह रहा है द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, विरल माध्यम एयर यानी कि ए, अपवर्तनांक एन से, और लिक्विड में द्रव में जा रहा है लिक्विड एल। तो द्रव का अपवर्तनांक हो गया क्या, एयर अपवर्तनांक लिक्विड। तो इक्वल क्या हो जाएगा, एयर अपवर्तनांक लिक्विड इक्वल हो जाएगा साइन आई अपन साइन आर। क्योंकि स्नेल के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, वायु में प्रकाश की चाल तथा जल में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। वायु में प्रकाश की चाल तथा द्रव में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि क्या है, साइन आई क्या है, वायु है यानी विरल माध्यम है, और साइन आर क्या है, सघन माध्यम, क्योंकि इसमें बनेगा कोण आर सघन माध्यम और ऊपर बनेगा आई विरल माध्यम, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल तथा जल में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। आई हमारा कितना है, 45 अंश, आर हमारा 30 अंश। तो इसमें रख देंगे साइन 45 अंश अपान साइन 30 अंश। साइन 45 अंश का वैल्यू कितनी होती है,
साइन 45 का वैल्यू अब हम रखेंगे इसमें। साइन 45 का मान ANL इक्वल 1/√2 अपान साइन 30 का मान 1/2। इसका क्या करेंगे, एकदम नीचे वाले का सबसे नीचे का 1 में गुणा कर देंगे और इस 1 का √2 में, तो हो जाएगा ANL इक्वल 2/√2। अगर इसका हम परिमेयीकरण करते हैं, √2 का क्या परिमेयीकरण कर देंगे, √2 को क्या करना पड़ेगा, हमें परिमेयीकरण करना है। तो परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेयीकरण करेंगे तो √2 इंटू √2, तो √2 से ये क्या हो जाएंगे, आ जाएगा हमारे पास NL इक्वल 2√2। और सेम वैल्यू का जब रूट में गुणा होता है तो केवल 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, आ गया √2। √2 की वैल्यू होती है 1/1.2414। √2 का मान कितना होता है, 1.414। ये हमारा क्या है, जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक क्या आ गया, 1.414। ये क्या √2 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगली सवाल। अगली सवाल में क्या कह रहा है, जल्दी से अब नोट कर लीजिए। अगली सवाल क्या है, सेम टू सेम ऐसे ही है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि किरण, एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है, यानी माध्यम ए जो है वो हमारा क्या है, माध्यम ए हमारा विरल माध्यम है और माध्यम बी जो है वो हमारा सघन माध्यम है। ए हमारा क्या है, ए हमारा विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और बी हमारा क्या है, सघन माध्यम है। ठीक है, माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। आगे कह रहे हैं कि चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। और सघन माध्यम का ही तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है, यानी सघन माध्यम का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, चित्र में दिखाया गया है कि माध्यम ए के बीच आपतन कोण कितने अंश का बना रहा है, 60 अंश का, और अपवर्तन कोण 45 अंश का। यानी कि आई इक्वल क्या हो जाएगा, आई इक्वल कितना, 60 अंश का बना रहा है, यानी कि 90 में से क्या घटा देंगे, 90 में से 60 को घटा देंगे। 90 माइनस 60 इक्वल क्या हो जाएगा, 30 अंश। यानी आपतन कोण हमारा बन गया 30 अंश, क्योंकि 90 में से 30 को ही 60 को ही घटाएंगे, क्योंकि हमें आपतन कोण निकालना है। आपतन कोण आ गया, अब आर निकालना है, तो क्या होगा, आर में दिखाया गया चित्र में कि 45 अंश है, तो ये भी क्या करेंगे, 90 में से 45 को घटा देंगे, 90 माइनस 45, और इसका आ जाएगा 45 अंश। क्यों, क्योंकि चित्र भी आओ समझ लेते हैं। चित्र हमारा ऐसे ही बना था, ये आने वाली प्रकाश किरण आई और इधर से निकल गई, और इसके बीच जो कोण बना था, अभिलंब जो डाला गया था, अभिलंब और इस टोटल का वैल्यू कितना होता है, 90 अंश ही होगा। और हमें दिया क्या गया था, ये वाली वैल्यू, ये दिया गया था 60 अंश, और हमें इसका निकालना है, इस इतने का, इसका आई का मान निकालना था। अब जो हमारा सघन माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम के बीच जो एक परत है,
इस परत के बीच जो डाला गया लंब है और ये पूरा इतना है, तो ये पूरा का पूरा कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। तो 90 में से अब यहाँ पे आने वाली प्रकाश किरण और पृष्ठ के बीच कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। तो 60 जब घटा देंगे तो आपतन कोण और अभिलंब के बीच आई का वैल्यू 30 अंश मिल जाएगा। उसी प्रकार से क्या है, आर की वैल्यू निकालना है, तो हमें वैल्यू दिया गया था इसका, यानी कि परावर्तित परावर्तित अपवर्तित किरण और पृष्ठ के बीच कितने अंश का कोण बना था, 45 अंश का बना था। अब हमें चाहिए क्या, आर। आर चाहिए तो 90 में से 45 घटा देंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगा हमें 45 अंश। अब हमें वही लगा देना है जो इसके पहले हमने लगाया था कि इस इक्वल क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। तो यहीं पे हम रखेंगे ए एन बी इक्वल साइन आई कितना है, 30 अंश है, साइन आर कितना है हमारे पास, साइन आर 45 अंश। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। √2 का सबसे ऊपर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एन बी इक्वल हो जाएगा √2/2, क्योंकि एकदम नीचे वाले का सबसे 1 में आ जाएगा और इस 2 का इस 1 के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के साथ हो गया गुणा, तो 2 × 2 √2 का √1 में तो √1 √2। अब क्या हो जाएगा, इसका √2 की वैल्यू क्या होती है भी, इसके पहले हमने निकाला था, इसमें हम क्या कर लेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे, चाहे यहीं पे हम छोड़ देते हैं, चाहे तो हम √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू 1.414 इतना होता है। तो चाहे हम इतना रख करके सॉल्व करें और चाहे तो यहाँ पे परिमेयकरण करते हैं तो √2 से परिमेयकरण करेंगे, √2 से परिमेयकरण जब करेंगे तो √2 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, केवल 2 आएगा, अपान में बचेगा 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/√2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा जो है आपका बुक से भी आंसर आएगा। ठीक है, बुक से आंसर नहीं लाना है तो हम क्या करेंगे, √2 की वैल्यू ऊपर रखेंगे, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम इसी इतने फंक्शन में क्या करते हैं, एक और आंसर ला लेते हैं जो हम कंफ्यूजन में ला सकते हैं, वो भी हमारा सही है। क्या होगा, √2 की वैल्यू 1.414, इसमें 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 में से 1, 2 से तो 1 तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 14 ले लेंगे। तो जब 14 में क्या कितने अंक पे दशमलव लगा है, 3 अंक पे, तो दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो बढ़ गया। अब क्या करेंगे, 1414 में 2000 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा तो 1 जीरो लगाकर दशमलव लगा देंगे, तो कितनी बार जाएगा, इसमें 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब जाएगा 7 बार, 7 दूना 7 शून्यम शून्य, 7 शून्यम शून्य, 7 शून्यम शून्य, 7 दूना 14 आएगा, 0 4 1 कैंसिल कैंसिल। अब 1 जीरो बढ़ाया, नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 जीरो और यहाँ बढ़ा करके 1 जीरो और ले लेते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 दूना 14, 3 जीरो लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। हमारा क्या आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.707। ये भी हमारा आंसर सही है, गलत नहीं है। ठीक है, ये भी आप आंसर ला सकते हो और ये भी आप परिमेयकरण करके 1/√2 ये भी ला सकते हो। दोनों आपका आंसर सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब चलते हैं अगले सवाल जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जितने सवाल बताए जा रहे हैं सारे के सारे बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगले सवाल, इससे पहले रेज कर दें तो अगले सवाल आपको बताते हैं। चलिए अब हम जानते हैं हम अपनी अगली सवाल। अगली सवाल में कह रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि अगली सवाल क्या है, y के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण
y के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण हमारे पास c इक्वल कितना दिया गया है? 30 अंश दिया गया है। क्रांतिक कोण कितना कह रहा है? 30 अंश कह रहा है। क्रांतिक कोण 30 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक क्या होता है? 1/sin c, 1/sin c का मान तो दिया गया है 30, तो क्या हो जाएगा? 1/sin 30 अंश, sin 30 अंश का मान होता है 1/1 तो लगेगा ही, sin 30 का मान होता है 1/2। अब ये 2 क्या हो जाएगा? ऊपर गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का क्या हो जाएगा? ऊपर आकर के यहाँ पे गुणा कर देगा, तो क्या हो जाएगा? केवल 2 आएगा। तो 2 हमारा क्या है? y के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस सवाल को नोट करिए। अब अगली सवाल चलते हैं। क्या है हमारे पास? स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रही है। अगली सवाल जो लास्ट है, क्या कह रहा है कि एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके, कांच का कैसा होता है? घनाकार ही गुटका होता है, घन के जैसा, जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है? 4 सेंटीमीटर है, कि तलीय पर स्थित, तलीय यानी कि तल पर, पृथ्वी पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए। आभासी गहराई की गणना कीजिए, यानी कि आभासी यानी कि गहराई का गणना करना है कि कितनी उसकी गहराई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है, देखते हैं तो फिर बताते हैं क्या इसमें ज्ञात करना है हमें। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखते हैं। घनाकार गुटके हैं, एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, कि तलीय पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई, गहराई मतलब कि क्या होता है? जैसे तालाब की गहराई और किसी पात्र में गहराई, और गुटके का जो लंबाई है उसकी गहराई कितनी है, गहराई की गणना कीजिए। जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है, जबकि कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.6 है। तो अपवर्तनांक इक्वल क्या करेंगे? अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं, तो n इक्वल क्या हो जाएगा? गहराई, गहराई अपान आभासी गहराई, वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई। यहाँ पे वास्तविक गहराई क्या हो जाएगी? वास्तविक गहराई क्या, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई, आभासी गहराई, आभासी गहराई। अब वास्तविक गहराई क्या है? वास्तविक गहराई का मतलब जो कांच की का आयताकार कांच है उसका क्या है? प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा कैसा है? 4 सेंटीमीटर का है। 4 सेंटीमीटर का जो है वो कांच का है, वास्तविक है, वो कभी बदलेगा नहीं, यानी कि वास्तविक गहराई कितना है? 4 है। और आभासी गहराई कितना है? 1.6 है, 1.6 है। और इसी का अपवर्तनांक निकालना था, तो अपवर्तनांक निकालने में बहुत छोटा सा है, कुछ भी नहीं है। अब हमारा क्या हो जाएगा? सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या निकालने के लिए कह रहा था? आभासी गहराई, आभासी गहराई निकालना है, आभासी गहराई निकालना है। आभासी गहराई निकालने के लिए कह रहा है, तो इसे मान लेते हैं x, और n बराबर हमारा क्या दिया गया? अपवर्तनांक 1.6 दिया गया है। अब क्या करते हैं? यहाँ रखते हैं, यानी n इक्वल
4/x। n का मान कितना 1.6 है, 1.6 इक्वल 4/x। इसका यहाँ इंटू कर देंगे, इसे यहाँ डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा क्या x 1.6 के स्थान पे आ जाएगा, 1.6 x के स्थान पे, यानी 4/1.6। क्वेश्चन में क्या रहा वास्तविक क्या रहा, यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या करा आभासी गहराई की गणना कीजिए। आभासी गहराई की क्या करना है, गणना करना है। आभासी गहराई की गणना कीजिए। तो आभासी गहराई की गणना करना है, इसे x मान लेते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अपवर्तनांक, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.6 है, रख दिया। अब आगे चलते हैं। एक अंक पे दशमलव है तो क्या करेंगे, यहां से दशमलव जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। क्या होगा, यहां से जब हम दशमलव को कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो वहां ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अब 16 से 40 में भाग करेंगे तो 16 दूना 32, 2 आया, बचा 8, 16 पंचे 80, क्योंकि दशमलव लगता है 0 बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा यहाँ देख लीजिए, 40 में 16 से जब हम भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, आएगा 32, आ जाएगा 8। अब 8 में 16 से भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाकर 0 लगाएंगे, तो 16 पंचे 80, कैंसिल, आ गया 2.5। आभासी गहराई कितना आया, 2.5 आ गया। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आगे हम चलेंगे, आगे आने वाली वीडियो क्या होगी हमारे पास, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तनांक। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तनांक यानी कि लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।